नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान में अभी सरकार संकट में फंसी हुई थी, कुछ ऐसी स्थितियां अब महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक ने एक बयान दिया है कि कुछ लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि 12 एनसीपी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ये अफवाह है, ये सच नहीं है। ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी नवाब मलिक को? अब ये सवालों के घेरे में आ गया है। क्या वास्तव में एनसीपी के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां महाराष्ट्र में हैं, उससे तो यही लगता है कि तीनों ही पार्टियां जो आज सत्ता सुख भोग रही हैं, उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जिनकी संख्या 1.5 से 2 दर्जन तक है, जो अपनी पार्टी की नीतियों से या सरकार में सही पद न मिलने की वजह से अपनी उपेक्षाओं से नाराज हैं और वो पाला बदलने की सोच रहे हैं। यही स्थिति शिवसेना में है। यही एनसीपी का जो खबर आ रही है, खुद एनसीपी के नेता और मंत्री की तरफ से ऐसी बात कहना, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसकी खबर या भनक उनको लग चुकी है। और ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिनमें से 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा 56 सीटें शिवसेना को मिली थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला जो गठबंधन था उसको 161 सीटें मिली थी। लेकिन शिवसेना द्वारा गच्चा दिए जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के 56 विधायक, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44, ये तीनों पार्टियों ने सरकार बनाई। लेकिन तीनों ही पार्टियों में इसको लेकर शुरू से ही पेच फंसा हुआ था। शुरू में कोशिश भी की गई थी अजीत पवार के द्वारा, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई और देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि अजीत पवार जरूरी जो बहुमत था उसको जुटा पाने में नाकामयाब रहे थे। वही दूसरी तरफ आज की जो स्थितियां बन रही है, उसमें भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि शिवसेना के बहुत से विधायक नाराज हैं अपनी ही पार्टी से। दूसरी तरफ एनसीपी के बहुत से विधायक हैं और कांग्रेस के तो ज़्यादातर विधायक और जो दो पूर्व मुख्यमंत्री उसमें बैठे हुए हैं, वो भी खुश नहीं है। इन्हीं सब के बीच ये तो कयास पहले से लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति में जो बयान आया है, वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक ये सोचा रहा था कि कांग्रेस के विधायक सरकार से अलग होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब एनसीपी की इस तरीके की खबर आना ये बताता है कि अभी भी एनसीपी में सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला फंसा है और उसमें पूरी की पूरी मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार भी इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। जिस तरीके के बयान संजय राउत की तरफ से आ रहे हैं, या इससे पहले आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सारी जो बातें हैं वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है और भारत के अंदर कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या और सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या भी महाराष्ट्र में ही रही है। इसको लेकर भी जनता के अंदर असंतोष है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ तक कि पुलिस के भी सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, वो महाराष्ट्र में ही कोरोना से ग्रसित हुए। तो ऐसी स्थितियों में महाराष्ट्र की सरकार पर संकट के बादल तो थे ही, लेकिन अब ये जो खबर आई है उसके बाद फिर से महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों में खलबली है और तीनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने का उपाय सोचती हुई नजर आ रही हैं। उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से हमलावर बनी हुई है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं और सरकार बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर शिवसेना भी हमले बोलती रहती है। शिवसेना भी इसका सीधा निशाना साधती है केंद्र सरकार के ऊपर। शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से असंतुष्ट हैं, वो दूसरी पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। इसको लेकर बार बार जब खबरें आती है तो इसको अफवाह बता दिया जाता है, लेकिन इतना तो निश्चित है
कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये विधायकों के अंदर असंतोष फैल रहा है। और जैसा कि शिवसेना के बारे में कहा जा रहा है कि शिवसेना सत्ता का सुख तो भोग रही है, लेकिन बाकी की दोनों पार्टियों को इसमें हिस्सेदारी सही तरीके से नहीं मिल रही है। दरअसल इन तीनों पार्टियों ने जो सरकार बनाई थी, तभी ये प्रश्न उठता था कि शिवसेना जो एक हिंदूवादी पार्टी है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बना रही है। क्या इसके पीछे सत्ता का लालच है या फिर उस मोटी गाड़ी कमाई का लालच है जो कि सत्ता में रहते हुए ये तीनों पार्टियां कर सकती हैं। जिस तरीके से पदों को लेकर इन तीनों पार्टियों में लड़ाई हुई, मुख्यमंत्री पद को, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हुई और फिर बाद में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी तनातनी चलती रही। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री ये आरोप लगा चुके हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनते मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ जिस तरीके से आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन तक कह दिया गया, एनसीपी अपनी बात अलग तरीके से मनवाने में बार बार कामयाब हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार उनके दबाव में हमेशा ही रहते हैं उद्धव ठाकरे। तो ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिनको लेकर बार बार इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। अब देखना ये होगा कि अगर ये 1 दर्जन विधायक पाला बदलते हैं तो किस तरीके से सरकार को संकट में डालने में कामयाब हो जाते हैं, और क्या ये 1 दर्जन है या उससे भी ज़्यादा है। चूँकि दल बदल का कानून तो देश में हर राज्य में लगता है, और किस तरीके से ये अपनी रणनीति को सामने लेकर आते हैं। हालांकि सफाई देने के साथ ही एनसीपी ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये विधायक किस वजह से भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करने में लगे हुए हैं और इनकी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, क्योंकि अगर ये बड़ी संख्या होती है तो सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी, और अगर ये कम संख्या है तो उससे फिर कैसे निपटा जाए, ये इसी सारी उधेड़-बुन में अब एनसीपी भी लग गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना को भी सत्ता जाने का डर सताने लगा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में पिछले 33 दिनों से एक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, उठापटक चल रही थी, राजनीतिक रार चल रही थी। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए अब नया जो उन्होंने योजना बनाई है उसमें कामयाब होती हुई दिख रही है। दरअसल आज खबर यह है कि सचिन पायलट ने आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के साथ लंबी बातचीत की है। पहले 1 घंटे फ़ोन पर बात हुई और उसके बाद में वो दोनों नेताओं से, यानी कि राहुल और प्रियंका से करीब 1-1.5 घंटे किसी जगह पर मिले हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट को यह आश्वासन दिया है कि वो उनके सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो पहले भी कांग्रेस से नाराज नहीं थे, लेकिन वो अशोक गहलोत से अभी भी नाराज हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि वो अशोक गहलोत से नाराज होने की वजह से जयपुर से गुड़गांव आ गए थे, और अगर अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी दूर करने के उपाय किए जाते हैं तो उन्हें कांग्रेस में बने रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक स्टेटमेंट सचिन पायलट या उनके गुट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन के.सी. वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ने 3 लोगों की एक समिति बनाने की बात कही है, जो कि ये देखेगी जो सवाल उठाए गए हैं सचिन पायलट और उनके साथियों के द्वारा उनको सही तरीके से सुलझाया जाए। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि क्या सचिन पायलट अगर वापस जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो ये किस आधार पर वो वापस जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उनकी योजना हो सकती है, क्या उनका चिंतन हो सकता है या क्या उनकी चाल हो सकती है, जिसकी संभावना अशोक गहलोत को भी लग रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी इस बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा सशंकित लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर सचिन पायलट की वापसी हुई तो फिर उनके लिए स्थितियां क्या बनेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कल एक मीटिंग हुई थी और उसमें अशोक गहलोत की गुट के विधायकों ने ये मांग की थी कि अब जो रास्ते या दरवाजे हैं सचिन पायलट और उनके साथी 18 विधायकों के लिए वो बंद हो जाने चाहिए और उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे अशोक गहलोत का खेमा हो या सचिन पायलट का खेमा, ये दोनों ही खेमे नहीं चाहते एक होना, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार इस बार बच जाए और वो 17 तारीख को अगर विश्वास मत रखते हैं
तो उसको जीतने के बाद में आने वाले 6 महीनों के लिए उनकी सरकार निष्कंटक हो जाएगी। उसके बाद में सोचा जाएगा कि क्या अशोक गहलोत को हटाई जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 18 और एक सचिन पायलट को मिलाकर 19 विधायक हैं, ये अभी जो बाहर हैं, उसके अलावा इनके 1.5 से 2 दर्जन विधायक अंदर थे जो कि इनके पक्ष में कभी भी कोई भी बड़ा स्टेप ले सकते थे, जिससे कांग्रेस आला कमान की नींदें उड़ी हुई थी। और अशोक गहलोत को भी पता है कि एक बार वापस आने के बाद निश्चित तौर पर सचिन पायलट अपना बदला जरूर लेंगे और उसकी वजह से दोनों ही खेमों के बीच में जो खटास या लड़ाई है वो इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके के दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार बच गई है, उनका असंतुष्ट खेमा उनकी तरफ आ गया है, इस सब के पीछे कहानी क्या हुई है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे जब से दिल्ली गई हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बता दिया है कि अगर सचिन पायलट गुट अलग हो भी जाता है तब भी अशोक गहलोत की सरकार को गिराकर हम आसानी से सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई से अभी दूर ही रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिनों तक बनेगी नहीं। अगर कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद में ये दोनों एक हो भी जाते हैं तब भी इनकी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को गिरता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी के भी 25 विधायकों से संपर्क कराने शुरू कर दिए थे उद्योगपतियों और अधिकारियों के माध्यम से, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि अशोक गहलोत अपनी सरकार गिरने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वो हॉर्स ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उल्टा पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस खेल को आराम से देखना चाहती है और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें कोई भी उतावलापन नहीं दिखाया गया। वसुंधरा राजे इस मामले में चुप रहीं। स्थानीय तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ या गजेंद्र शेखावत जैसे नेता ही बोलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्तों को छुपा कर रख रही है और वो ये इंतजार कर रही है कि अगर सचिन पायलट के साथ में 30 के लगभग विधायक होते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस मामले में सामने आएगी। दूसरी तरफ 6 जो विधायक हैं बसपा के, उनका मामला अभी भी हाईकोर्ट में लटका हुआ है और कल उस पर सुनवाई होनी है। उससे पहले अगर सचिन पायलट वापसी का कोई ऐलान कर देते हैं, उनके गुट के विधायक इस तरीके का कोई ऐलान कर देते हैं, तब नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे बसपा के 6 विधायकों की वापस बसपा में आने को लेकर किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं बचेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को फैसला करना है और हाई कोर्ट के साथ साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में हाई कोर्ट से पहले फैसला दे देता है और इस मामले में जो सीपी जोशी का जो फैसला हुआ था जिसमें उन्होंने मान्य कर दिया था बसपा के विलय को, उसको अगर अवैध ठहरा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे राजस्थान की राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही, बल्कि अन्य राज्यों के अंदर भी होने वाली राजनीति पर इससे एक बड़ा असर पड़ेगा। और आने वाले समय में कोई भी विधायक दल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, विधायक हैं, वो इतनी आसानी से पाला बदलकर दूसरी सरकार बनाने या एक सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी स्थितियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद एक और आशंका इसमें नज़र आ रही है कि क्या सचिन पायलट ये जो कर रहे हैं या जो अभी खबरें आ रही है वो एक दिखावा हो सकता है। 17 तारीख को जब विश्वास मत हो उस समय वो बड़ा कुछ फेर बदल करके इस पूरे खेल को जो अशोक गहलोत अब तक खेलते रहे 33 दिनों में, उसको पछाड़ने की उम्मीद में इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं और राजेश पायलट को भी जिस तरीके से कांग्रेस ने डील किया था, उनके साथ जो कुछ हुआ था वो अब नहीं भूले होंगे और उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अगर वो वापस इसी पार्टी में जाते हैं तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही हटेगा और उनका एक तरीके से राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सचिन पायलट चूँकि 6 साल अध्यक्ष रहे राजस्थान कांग्रेस के, तो वो अच्छी तरीके से अपने भविष्य को भी समझते हैं, अपने कैरियर के बारे में भी सोचते हैं और अगर वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है, तब निश्चित तौर पर इसमें भी कोई ना कोई बड़ी राजनीति होगी। ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।